आज हम पुनः उपहार समूह ज्ञान के मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत काल जो है हम पहले पढ़ चुके थे। अब दिल्ली सल्तनत काल के आगे पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अब आगे हैं छठा चैप्टर, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। इस व्यवस्था का मुख्य आधार इस्लाम धर्म था। इस्लामिक दुनिया में पैगंबर के बाद का सर्वोच्च नेता खलीफा होता था, किंतु मुबारक खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था, पर वह शरीयत के अधीन ही कार्य करता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर था। मंत्री परिषद को सल्तनत काल में मजलिस-ए-खिलवत कहा जाता था। मजलिस-ए-खिलवत की बैठक मजलिस-ए-खास में होती थी। बार-ए-खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों व अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आजम में सुल्तान राजकीय कार्य करता था। सल्तनत कालीन प्रशासन के मुख्य पदाधिकारी निम्नवत रहे हैं। नाइब सुल्तान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अधिकारी। वजीर, जिसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। राजस्व विभाग, दीवान-ए-विराजत विजारत का प्रमुख। दीवान-ए-इमारत लोक निर्माण विभाग। दीवान-ए-अमीर कोही कृषि विभाग। खजीन, जिसको खजांची भी बोला जाता है, कोषाध्यक्ष। नायब वजीर, वजीर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करने वाला। मुशरिफ-ए-मुमालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा विभाग। मुस्तौफी-ए-मुमालिक महालेखा परीक्षक। दीवान-ए-वकूफ जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग जो व्यय के कागजात की देखभाल करता था। दीवान-ए-मुस्तखराज वित्त विभाग, अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखने वाला विभाग। आरिज-ए-मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसके विभाग को दीवान-ए-आरिज कहा जाता था। सदर-उस-सुदूर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी-उल-कुज्जात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दीवान-ए-बरीद गुप्तचर विभाग, जिसका प्रधान बरीद-ए-मुमालिक होता था। वकील-ए-दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। दीवान-ए-इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान-ए-खैरात दान विभाग। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको इक्ता कहा जाता था। प्रांत का शासन नायब वली व मुफ्ती द्वारा संचालित किया जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से इक्ता को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था। सिख जिला का शासन अमील
अथवा नाजिम अपने सहयोगियों के साथ संपादित करते थे। एक शहर अथवा 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी संपन्न करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जहां शासन पंचायतें करती थी। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सेना को इसमें एक कल्ब केंद्रीय सेना अथवा कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। सामंतों एवं प्रांतपतियों की सेना को हस्म ए अतराब कहा जाता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को सर ए खेल नाम दिया गया था। सल्तनत कालीन सेना मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थी। पहला पदाती पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना और तीसरा गज हाथी सेना। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को बनाया गया था। 10 अश्वारोही बराबर 1 सर ए खेल, 10 सर ए खेल बराबर 1 सिपह सलार, 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खान होता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मंगलिक तथा अर्राट कहा जाता था। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्ता प्रथा पुनः शुरू हो गई। सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में न्याय का आधार शरीयत, कुरान एवं हदीस था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सल्तनत काल में कस्बों एवं गांवों की सहायता से स्थानीय पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते थे। सल्तनत काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि विज्ञों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। सल्तनत काल के प्रमुख धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष कर: ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि उपज कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लिया जाने वाला कर। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। भूमि की पैमाइश कर लेने के बाद उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित करने की परंपरा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। सल्तनत काल में विशेष लोगों को दान में दी जाने वाली भूमि को इनाम व वक्फ कहा जाता था, जो कर मुक्त होती थी। अलाउद्दीन ने दान के रूप में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत काल में भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित था। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे दिल्ली, देवल, थट्टा, अनहिलबारा, सरस्वती, आकाश, सोनारगांव, लाहौर, वाराणसी आदि। सल्तनत काल में देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल की प्रसिद्ध स्थलें: सरस्वती अच्छी किस्म के चावल हेतु, अनहिलबारा व्यापारियों के तीर्थस्थान के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आकारा नील उत्पादन के लिए, वाराणसी सोने चांदी एवं जरी के काम के लिए। सल्तनत कालीन प्रमुख इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेद सिराज अफीफ। अमीर खुसरो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। अब अगला चैप्टर है 7वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर।
इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हुई। इस साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, जिन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इस साम्राज्य पर इन वंशों ने शासन किया: संगम, सालुब, तुलुब एवं अराविडु वंश। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 77, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 65 ईस्वी, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 ईस्वी। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय इस वंश के महान शासकों में से था। देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक रहा था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय अपनी सेना में करीब 2000 सैनिकों की भर्ती की थी और उन्हें जागीरें प्रदान की थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर हाथियों का शिकारी की संज्ञा दी गई है। देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधानिधि नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को पौर देवराय भी कहा जा गया है। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसी के समय में टूटते विजयनगर साम्राज्य की रक्षा सालुब नरसिंह ने की थी। इसके शासनकाल में आने वाला प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नूनिज था। संगम वंश के पतन के बाद विजयनगर साम्राज्य पर सालुब वंश के राजाओं का शासन रहा। सालुब वंश के प्रमुख शासक सालुब नरसिंह 1485 से 1491 ईस्वी, इम्माडी नरसिंह 1491 से 1505 ईस्वी। इस वंश का प्रथम शासक सालुब नरसिंह और दूसरा व अंतिम शासक इसका पुत्र इम्माडी नरसिंह था। 1491 ईस्वी में सालुब नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इम्माडी नरसिंह शासक बना। इसकी हत्या 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने कर दी। सालुब वंश के पतन के बाद विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंशीय शासकों का अभ्युदय हुआ। तुलुब वंश के प्रमुख शासक वीर नरसिंह 1505 से 9 ईस्वी, कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी, अच्युदेव राय 1529 से 42 ईस्वी, सदाशिव 1542 से 70 ईस्वी। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। कृष्णदेव राय इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय ने यवनराज, स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की। कृष्णदेव राय का विवाह उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव की पुत्री से हुआ। अपने प्रथम सैनिक अभियान 1509-10 में कृष्णदेव राय ने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया। कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक अभियान बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल के विरुद्ध था। उसने उसे हराकर गुलबर्गा के किले को नष्ट कर दिया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पुर्तगाली यात्री डोमियोस पायस तथा बारबोसा था। साहित्य के क्षेत्र में उसके काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में
तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गज में सर्वाधिक उल्लेखनीय तेलुगु कवि अलसानी पेट्टन तथा या जिन्हें तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से नवाजा गया था। तेनाली रामकृष्ण उसके दरबार का 8वां व अंतिम दरबारी कवि था। इनकी प्रसिद्ध रचना पांडुरंग महामती है और जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। कृष्णदेवराय स्वयं तेलुगु साहित्य का एक महान विद्वान था। तेलुगु भाषा में इनकी प्रसिद्ध रचना अमुक्तमाल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बुवती कल्याण है। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की तथा हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिरें बनवाई। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उसका भाई अच्युत देवराय विजयनगर का शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था जो विजयनगर का नाम मात्र का शासक रहा। सदाशिव के शासनकाल में वास्तविक शक्ति रामराय के जिम्मे थी। सदाशिव के शासनकाल में ही विनाशकारी तालीकोटा का युद्ध अथवा बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजयनगर विरोधी महासंघ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की जीत हुई। इस विरोधी महासंघ का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस युद्ध के 100 साल बाद तक विजयनगर साम्राज्य जीवित रहा, परंतु दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता का अंत हो गया। अराविडु वंश का प्रमुख शासक तिरुमल 1570 से 1672 ईस्वी। दूसरा है रंग द्वितीय, तीसरा है वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के चौथे वंश अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। उसने इस वंश की स्थापना सदाशिव को अपदस्थ कर 1570 ईस्वी में पेनुकोंडा में की। इस वंश का प्रमुख शासक था पेनुकोंडा का उत्तराधिकारी रंग द्वितीय और वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय चंद्रगिरी को बनाया। उसी के शासनकाल में 1612 ईस्वी में बोडेश्वर के नेतृत्व में मैसूर राज्य स्थापित हुआ। विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी से अधिक समय तक कायम रहा। विजयनगर साम्राज्य के शासक को राय कहा जाता था। इस साम्राज्य के मंत्री परिषद के मुख्य अधिकारी को प्रधानी या प्रधानमंत्री अथवा महाप्रधानी कहा जाता था। इस साम्राज्य के मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कुल 6 प्रांत थे। प्रांत को मंडल एवं मंडल को कोट्टम अथवा जिले में बांटा गया था। विजयनगर साम्राज्य में कोट्टम को वलनाडु भी कहा जाता था। वलनाडु को नाडुओं, परगना एवं तालुका में, नाडुओं को मेलाग्राम में तथा मेलाग्राम को उर अथवा ग्राम में विभाजित किया गया था। इस साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को उर अथवा गांव कहा जाता था। इस राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार से था: प्रांत, मंडल, कोट्टम अथवा वलनाडु। दूसरा परकोट्टम, नाडु, मेलाग्राम, उर अथवा ग्राम। इस साम्राज्य की सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक को वेतन के बदले भूखंड प्रदान किया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। अमरम का प्रयोग करने वाले सैनिक को अमर नायक भी कहा जाता था। इस साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। इसके तहत संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने के लिए 12 अवैतनिक प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति होती थी। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। आयंगर का पद वंशानुगत होता था तथा इसकी इजाज़त के बिना ग्राम स्तर की जमीन जायदाद खरीदी अथवा बेची नहीं जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास भूमि की खरीद बिक्री से संबंध समस्त दस्तावेज होते थे। इस साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था।
जिसे शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व कुल उपज के 1/6 हिस्से की दर से वसूला जाता था। कर के रूप में विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली यह ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रथकोर्गे यह युद्ध में शौर्य दिखाने अथवा युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। कुटगी यह पट्टे पर ली गई भूमि को कहा जाता था। कुदी वे कृषक मजदूर होते थे जो भूमि की खरीद बिक्री के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, किंतु इन्हें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से अलग नहीं किया जा सकता था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का स्वर्ण या स्वर्ण का वरहा था, जिसका वजन 52 ग्रेन था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। इस साम्राज्य में सैन्य विभाग को कंदाचार तथा इसके उच्च अधिकारियों को दंडनायक अथवा सेनापति कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए लोगों को बड़वा कहा जाता था। इस साम्राज्य के समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के लिए दास होते थे। मनुष्यों को खरीदे एवं बेचे जाने की प्रथा को वेश्यावृत्ति कहा जाता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी तथा गणिकाओं का स्थान महत्वपूर्ण था। आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।